हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंग्लिश की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत तक पहुंचे हैं, इसके बाद वो देखेंगे। उसके बाद हम इस्लामिक स्टडी को देखेंगे। उसके बाद जनरल साइंस को देखेंगे। करंट अफेयर का लेक्चर हमने दे दिया है। अभी आप देखो, आप सीएस एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हो और आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ से शुरू करें, क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। उसको नजर में रखते हुए, जहन में रखते हुए मैंने ये 90 डेज का प्लान बनाया है और इसमें आपको हर सब्जेक्ट को सिलेबस के मुताबिक, जो कि हमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया हुआ है कि एक न्यू बिगिनर स्टूडेंट्स को कहाँ से पढ़ाई तैयारी शुरू करनी है। तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो और फर्स्ट लेक्चर मेरा देखो, फिर ये देखो आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या क्या कंप्लीट किया है और क्या क्या पढ़ेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी एक ही चैनल पर हो रही है, तो आप सिर्फ नोट डाउन करें और अपना नाम कमेंट में लिखें। मैं रजिस्टर पर नोट करता जाऊंगा आपके नाम जो कि 2027 में आपको दिखाऊंगा। आप तैयारी कर रहे थे, आप कहाँ पहुंचे, क्या रिजल्ट आया, फिर वीडियो बनाकर वो रजिस्टर ओपन करके सबके नाम लेता जाऊंगा। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम इंग्लिश पढ़ते हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद एक ही वीडियो में फिर इस्लामिक स्टडी, फिर हम पढ़ेंगे क्या, जनरल साइंस। आज सन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग मजे के साथ। बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हैं, आपको मजा आएगा। फिर हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आज बात करेंगे और पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनास्टी को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था। 12 सेंटेंस पहले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हेल्पिंग वर्ब्स फ्यूचर सिंपल टेंस का क्या है, विल। अभी मॉडर्न एजुकेशन में, मॉडर्न में सिर्फ विल का यूज हो रहा है, शल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा। नोट करते जाएं, सही तरीके से पढ़ते जाएं, मेहनत करें। मेहनत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगती है। आप कर सकते हैं, आप ही करेंगे। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर सिंपल टेंस में, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो ये लिखी हुई है स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल से समझे, इसकी हम पैसिव करेंगे सेंटेंस की। आज का हमारा ये जो लेक्चर है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एंजॉय करो, बोर मत हो, मजे के साथ पढ़ो यार। अली विल राइट लेटर। अली फ्यूचर में खत लिखेगा, किसी को भी लिख सकता है। आपको पता है कि सेंटेंस इसी तरीके से बनाया जाता है। उसकी मीनिंग भी आपको मैंने बताई थी, हर एक टेंस की मीनिंग भी आपको बताता चलता हूँ। शी विल क्लीन द रूम। उसने कमरा साफ किया, कोई लड़की थी, उसने कमरा साफ किया। कोई बड़ी बात नहीं, किसी भी चीज में सिर्फ दिल लगा के पढ़ो, याद करते जाओ, फिर आपको हर चीज आसान लगेगी। जब आपको सब कुछ आ जाएगा ना, फिर मुश्किल चीजें खत्म हो जाती हैं। मुश्किल रास्ता शुरुआत में होता है, फिर आसानी आसानी होती है सारी जिंदगी। अब देखो, ये दो जो सेंटेंस है, ये है सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। ये सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस इनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस और भी लिखे हुए हैं। ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा। दे विल वॉच मूवी, वो मूवी देखें, कोई न्यू आई है शाहरुख खान की, सलमान खान की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया है, अभी हम इनकी पैसिव करते हैं। ये जरूरी नहीं है क्योंकि हम पहले इनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, गौर करें। अभी देखो पैसिव सेंटेंस किस तरह से एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। देखो, जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव करेंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस के लगेंगे। जब हम पास्ट सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव में करेंगे तो पास्ट, जब पैसिव करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। जब हम फ्यूचर सिंपल को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। तो ये आपको बातें याद रखनी है, ये मैं एक चार्ट बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी फ्यूचर सिंपल टेंस की हम पैसिव वॉइस करेंगे। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल। जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम विल बी लिखेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी कल मैंने स्ट्रक्चर समझाई थी, वो अभी भी समझाता हूं। फॉर्मेशन, पैसिव का सेंटेंस किस तरह से बनेगा, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, ये नो देखें। फॉर्मेशन, सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव रखते हैं। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है।
अब जब हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस, तो सब्जेक्ट पहले था। अब हम पैसिव कर रहे हैं तो सब्जेक्ट लास्ट में है, इसी तरीके से कन्वर्ट होती है। ठीक है, पैसिव फ्यूचर सिंपल टेंस की पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल की जगह विल बी लगेगा। ठीक है, फिर हमेशा किसी भी सेंटेंस की आप पैसिव करोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद बाय का पैसिव में जरूर यूज होता है, यही फॉर्मेशन है और पैसिव वॉइस की। हर जगह पर यही रूल लगेगा, ये बस आप याद कर लो। ये फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप अपने रजिस्टर पर नोट करो। ठीक है, अभी एग्जांपल देखो कि हमने जो फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंस देखे, पॉजिटिव सेंटेंस, उसकी पैसिव कैसे बनती है। अब देखो, अली विल राइट अ लेटर, अली खत लिखेगा, ऐसा था ना। तो अब होगा अ लेटर, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। विल बी रिटन, ये मैंने बताया कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी राइट, रूट रिटन। ठीक है, तो बाय हमेशा यूज़ होगा, फिर अली लास्ट में आ जाएगा। अली ने खत लिखा, फ्यूचर सिंपल टेंस, अली के ज़रिए खत लिखा गया, मीनिंग इस तरह से बनेगी द। ठीक है, द रूम विल बी क्लीन्ड, अब इसमें क्लीन्ड की ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब देखो द रूम विल बी क्लीन्ड बाय हर, उसके ज़रिए रूम साफ़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर है तो फ्यूचर में, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कन्वर्ट होती है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं जो मैं आपको समझाऊँ। बाकी और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसके लिए गौर करें, बस समझते जाएं, लिखते जाएं, नोट करते जाएं। पाकिस्तान की हिस्ट्री के चलते हैं। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम, फुटबॉल वाला सेंटेंस भी आपने देखा, कन्वर्ट इस तरह से होगा। ये आप अभी कमेंट्स में लिख कर मुझे सेंड करें। कोई मसला है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, फिर भी कमेंट करें, डोंट वरी। एक वीडियो के नीचे कमेंट्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अ मूवी विल बी वॉच्ड बाय देम, मूवी वो देखने जाएंगे फ्यूचर में, मूवी उसके ज़रिए देखी जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप इंटेरोगेटिव की बनाना चाहते हो तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ विल हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है तो वो पहले ही लगेगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। नेगेटिव बनाना चाहते हो जिसमें नॉट आएगा तो आप ये सिर्फ विल के साथ नॉट लगाओगे, जैसे अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय अली, द रूम विल नॉट बी क्लीन बाय हर। तो ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से सेंटेंस बनते हैं और क्या क्या होता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी पाकिस्तान हिस्ट्री को समझो, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा होगा, पहली बार इस न्यू वीडियो में आया होगा तो उसको समझ नहीं आएगा। हमने मोहम्मद बिन कासिम से पाकिस्तान हिस्ट्री को शुरू किया था, दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट रूलर है बलबन और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर है स्लेव डायनास्टी का, और स्लेव डायनास्टी का ये लास्ट रूलर है। इसके बाद हम खिलजियों की डायनास्टी देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनास्टी का ये लास्ट रूलर होगा। तो कल हमने नसीरुद्दीन मोहम्मद को पढ़ा था, उसके कुछ एमसीक्यूज बचे हैं, वो भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। 11वें नंबर पर एमसीक्यूज आता है, द डिक्लाइन ऑफ द डायनास्टी बिगन ड्यूरिंग। अब देखो, स्लेव डायनास्टी जो चलती आ रही थी उसका डिक्लाइन हुआ, वो ख़त्म होने पर आई, तबाह होने पर आई, ख़त्म होने पर आई। कैसे उसका डिक्लाइन हुआ? डिक्लाइन मतलब कि वो ख़त्म होने पर आई। डिक्लाइन इसका आया नसीरुद्दीन महमूद के टाइम में। नसीरुद्दीन महमूद को कल हमने डिस्कस कर लिया, जिसने नहीं देखे एमसीक्यूज वो देखे। 12वें नंबर पर एमसीक्यूज आता है, द पीरियड ऑफ नसीरुद्दीन महमूद इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ। नसीरुद्दीन महमूद का पीरियड इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि नोबल्स गेंड पावर, क्योंकि नोबल्स का जो पावर था वो इसने छीन लिया था, हासिल कर लिया था। वो आपने पहले क्या देखे होंगे, तो ये नोबल्स क्या हैं आपको समझ में आ जाएगा। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। ठीक है, ये 40 लोग थे जो कि अल्तमिश ने अपनी सल्तनत को बनाने के लिए बिठाए थे। ठीक है, ये जो 40 लोग थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे अल्तमिश की, दिल्ली सल्तनत की, स्लेव डायनास्टी की। नसीरुद्दीन महमूद के दौर में हुकूमत में इनका पावर बढ़ गया, तो ये स्लेव डायनास्टी को यहाँ पर इसके लिए ख़त्म कर दिया गया है। ये 40 लोगों ने बड़ी साजिश की। आगे चलते हैं, ये एमसीक्यू जैसे नहीं, नोबेल ने पावर से छीन ली थी। 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है, नसीरुद्दीन महमूद डाइड
नसीरुद्दीन महमूद की 1266 में वफ़ात होती है। इसके बाद बलबन आता है, बलबन को हम कल पढ़ेंगे। अब देखो 40 लोगों के बारे में जो मैंने MCQ दिए बताया, ये नसीरुद्दीन महमूद की जब हुकूमत थी, डेक्लाइन इसके लिए आया क्योंकि ये जो नोबल थे 40 लोग थे ना, इन्होंने क्या किया था, ये MCQ राइट कर लें, ये पावर हासिल कर लिए था। नोबल्स जो 40 लोग थे, इन्होंने पावर हासिल कर लिया और नसीरुद्दीन महमूद और स्लेव डायनास्टी को ख़त्म कर दिया। इन 40 लोगों ने ग्रुप जो बना हुआ था, ये याद रखना। अब हम इस्लामिक स्टडी की तरफ पहुंच गए। अभी देखो हमने प्रॉफिट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किए थे, जो कि CSS MPT स्क्रीन टेस्ट में इनसे सवाल ज़रूर आते हैं। और जो प्रॉफिट से सवाल पूछे जाते हैं कि उनकी कौम कौन सी थी, उसका टाइटल क्या था, कुरान में उनका कितनी बार जिक्र है, उनका मिरेकल, उन्होंने मौजज़ा कौन सा किया, यही इम्पोर्टेंट 4-5 हर नबी के MCQ आते रहते हैं, तो वही हम डिस्कस करते हैं। तो 11th नंबर पर जो MCQ आता है, वाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम, 11th इसके लिए 10 हमने पहले कल कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, तो वो आप वीडियो पहले वाले देखेंगे, फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, सेकंड देखेंगे, आपको कंप्लीट एक गाइडेंस और कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बन कर मिल जाएगी। वाई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कॉल्ड द फादर ऑफ प्रॉफिट्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो दूसरे प्रॉफिट्स आए, मेनी प्रॉफिट्स केम फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स आए इसकी औलाद थी। दूसरे सारे प्रॉफिट्स हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद थी, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उलुल अज़म प्रॉफिट्स में से शामिल है, जो कि दूसरे पैगंबरों से आला रुतबा रखता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉफिट है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो नंबर 1 पर MCQ आता है। इसके इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार MCQ हैं, पता चल जाएगा आपको, देखते जाएं लेक्चर को, इंटरेस्टिंग के साथ देखें, इंटरेस्ट। नंबर 1 पर MCQ आता है प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम का। बाकी हमने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कंप्लीट कर लिया। विच प्रॉफिट इज मेंशन्ड मोस्ट इन द कुरान, सबसे ज़्यादा कुरान पाक में किस प्रॉफिट का जिक्र है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। याद रखना MCQ है। नंबर 2 पर MCQ आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू बनी इसराइल एंड फिरौन, जब बनी इसराइल कौम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उस दौर में वो दौर फिरौन का दौर था। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार MCQ होने वाले हैं, गौर करो, मज़ा आएगा पढ़ने में। नंबर 3 पर MCQ आता है, द होली कुरान गिवन टू मूसा अलैहिस्सलाम। अब देखो बुक, होली बुक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी बुक नाज़िल हुआ था। वो बुक कौन सा है? तौरात। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। इंजील और ज़बूर कौन से प्रॉफिट्स पर नाज़िल हुआ था? कमेंट में बताएं। 4th नंबर पर MCQ आता है, द ब्रदर ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम वाज हारून। हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के बेटे थे और ब्रदर थे। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। 5 नंबर पर MCQ आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रिसीव्ड रिवलेशन 8। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माउंट सनाई, सनाई माउंट है जो कि समंदर के बीच में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करने गए थे, बातचीत करने गए थे, और अल्लाह से बात करने के लिए पहाड़ पर चढ़ के चोटी पर, वो उस पहाड़ का नाम ये था, वहाँ पर अल्लाह ताला ने इसको जो मौजज़ा दिखाया था, वो आप पढ़ सकते हैं, आगे मैं बताऊँगा कभी। 6 नंबर पर MCQ आता है, द मिरेकल ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम इंक्लूडेड स्टफ टर्निंग इन द स्नेक। अब देखो जो उस दौर में, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत बड़ा जादू चलता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को एक लाठी होती थी, तो काफरों ने कहा, जो कि अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लेके आए थे, वो बोल रहे थे अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है तो इन सब जादूगरों से लड़कर दिखाओ। उन सब जादूगरों ने अपनी लाठी फेंकी और वो सारे सांप बन गए, स्नेक बन गए, और इन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अटैक करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा, डरो मत, तुम अपनी ये लाठी उनकी तरफ फेंको। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को फेंका, तो वो एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सांप, जिसको अज़्ज़ा स्नेक कहा जाता है, वो बन गया और सारे सांप, जादूगरों के सारे जादू को ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला की ताकत सबसे ज़्यादा
पावरफुल है। तो इसके लिए ये स्टफ लकड़ी थी जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास होती थी, और ये टर्निंग इनटू स्नेक, ये ना सांप बन गई थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर पर इसके आता है मूसा ड्राउन्ड इन। मूसा रेड सी में गर्क हुआ था, तबाह हुआ था। ये फिरौन की कहानी है। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रेड सी क्रॉस करा था, जो कि तुर्की के उस पार है अभी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी समंदर में, आधा पानी इधर हो गया, आधा पानी इधर हो गया, बीच में से निकल गया। और फिरौन और उसके साथी समंदर में वहीं पर ही जब दाखिल होने लगे समंदर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग निकल गए, फिर ये दाखिल हो गए, रास्ते से आ रहे थे तो रेड सी का पानी उनके ऊपर आ गया, वो सारे गर्क और तबाह हो गए। फिरौन आज तक फिरौन की बमी सऊदी में पता नहीं किसी मुल्क में मौजूद है, और वो कुरान पाक में आयत भी है कि आने वाले जो लोग होंगे उनके लिए ये इबरत का ज़रिया है, तो इबरत हासिल करें इसको देखकर। तो इसी तरीके से ये कहानी थी। आगे चलते हैं। 8 नंबर पर MCQ आता है मूसा अलैहिस्सलाम बिलोंग टू विच नेशन? बनी इसराइल। ये बनी इसराइल कौम की तरफ आए थे। अब देखो मूसा अलैहिस्सलाम के टोटल इतने MCQ थे, कल हम दूसरे नबी को पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड थे। अभी हम साइंस की तरफ चलते हैं, सूरज को कंप्लीट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम पहुँचे थे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये हमने कल पढ़ा था हमने ये, ठीक है। तो ये 150 मिलियन किलोमीटर था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, आपने देख लिया कल। अभी हम इसके आगे 6 नंबर पर MCQ है। द आउटर विजिबल सरफेस ऑफ सन इज कॉल्ड। देखो हमारी धरती का जो सरफेस है, जो कि ऊपरी हिस्सा है, देखो धरती की लेयर से ये गोल धरती है, फिर इसके अंदर एक दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, इस तरह से लेयर है, फिर ये कोर है, इनर कोर, आउटर कोर। इसके लिए सन के भी ये चीज़ें सन में भी है। इसके ऊपर एटमॉस्फेयर लेयर भी होती है, जिसको हम थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये हम पढ़ेंगे जब धरती को, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो सरफेस जो कि सन का हमें वाइज होता है, हमें दिखाई देता है, वो उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है सरफेस का? सन के सरफेस का नाम है फोटोस्फेयर। आगे चलते हैं। 6 नंबर पर MCQ आता है द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सन इज कोर। तो धरती का जो ये गोल सन है, ठीक है, सूरज जो अंदरूनी हिस्सा है गोल, ये कोर कहा जाता है। और ये धरती का भी सूरज के जितना ही गर्म है, धरती के अंदर भी है ये कोर, ठीक है। आगे चलते हैं। 8 नंबर पर MCQ आता है द टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब कि टेम्परेचर जो है सरफेस का ऊपरी हिस्सा जो है, ऊपरी लेयर जो है, उसका कितना टेम्परेचर है? 5500 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 9th नंबर पर MCQ आता है द सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सल इज अबाउट 27 डेज। अब 27 डेज में ये अपने आप में गोल एक ही जगह पर घूमता रहता है, एक ही जगह पर घूमता रहता है, किसी प्लैनेट्स के गोल नहीं घूमता, ये अपने आप में ही रोटेट करता है, एक ही जगह पर गोल घूमता है, ठीक है। 10th नंबर पर MCQ आता है सन स्पॉट्स आर। सन के जो स्पॉट्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं वो क्या है? डार्क कूलर एरिया। ये आपको दिखाई देंगे, कभी आप गौर करेंगे, यहाँ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। 11th नंबर पर MCQ आता है, कंप्लीट करता हूँ मैं आज सन को। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर इज। अब सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहा जाता है? जो कि हमारी तरफ आती है रोशनी, और सूरज के जो किरणें होते हैं, जो हमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स नज़र आते हैं, उनको करोना कहा जाता है। जैसे कि अभी आप मोबाइल ऐसे रखोगे ना धूप में, जहाँ बाहर कहीं पर भी, उस पर किरणें जो गिरते हैं ना, उसको करोना कहा जाता है, ठीक है। आपको ये बातें याद रखनी है, इसलिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। 12th नंबर पर MCQ आता है द सन बिलोंग टू विच गैलेक्सी। सन किस गैलेक्सी का पार्ट है, किस गैलेक्सी में आता है? वो आपको मैंने बताया, सन, धरती, 8 प्लैनेट, ये सारे मिल्की वे के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इतने ही MCQ से सन के
कल हम धरती के बारे में कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। अगर सन के बारे में और कुछ चाहिए तो कमेंट में लिखें। तो लेक्चर यहाँ पर होता है एंड। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और मज़े के साथ और एंजॉय के साथ पढ़ें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।